हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने देखा था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कैसे होता है। फिर हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल कर्व कैसे बनता है। अब हम उसमें ही बहुत सारी टर्म्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे लोकल रेस्पॉन्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके 1-2 मार्क्स में सवाल आ सकता है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड लोकल रेस्पॉन्स। फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके वाइवा में। वाइवा में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर हम देखेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके पास 5 मार्क्स का सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि डिफाइन स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। उसके बाद में हम देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक अकोमोडेशन, ऑल और नन लो और डिफरेंट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस ऑन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल रेस्पॉन्स के बारे में। तो लोकल रेस्पॉन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मिनिमम एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होता है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मतलब एक मिनिमम थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, याद रखना। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, एक मिनिमम स्टिमुलस चाहिए होता है ताकि हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम -70 मिलीवोल्ट पे है जो कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो वहाँ से वो जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड आपको देना पड़ता है वो होता है 15 मिलीवोल्ट। मतलब आपको -55 मिलीवोल्ट तक पहुँचना है। ठीक है, जैसे ही -55 मिलीवोल्ट पे जाएंगे तो हमारे सारे कौन से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए मैं ये 15 मिलीवोल्ट का जो वोल्टेज है वो नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा कम वोल्टेज दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने वोल्टेज दिया सिर्फ +5 का, तो अगर मैं सिर्फ +5 का वोल्टेज दूंगा तो वो +65 मिलीवोल्ट तक ही आ पाएगा। मतलब ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये पोटेंशियल आया हमारे पास, फिर एक हल्का सा -65 तक वोल्टेज गया और फिर वो वापस नॉर्मल हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम देखेंगे कि हमने +10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया है तो भी वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, -60 तक जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे +5 में भी नहीं हुआ, +10 में भी नहीं हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ +14 मिलीवोल्ट दिया, तो +14 में भी अभी तक वो -55 तक नहीं पहुँचेगा। और अगर -55 तक नहीं पहुँचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने +15 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, जैसे ही +15 का दिया तो वो -70 से -55 तक पहुंच गया। अब जैसे ही -55 तक पहुंचा तो आप देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि हमने जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उसको पार कर लिया था। तो होता क्या है, अगर मैं इतना पोटेंशियल दूं कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक नहीं पहुंचे और उसके जस्ट पहले ही रुक जाए, जो वेव है हमारी उसके जस्ट पहले ही रुक जाए, तो इसको जो टर्मिनोलॉजी गिवन है वो है लोकल रेस्पॉन्स। इसको जो टर्मिनोलॉजी गिवन है वो है लोकल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो +15 मिलीवोल्ट से कम में जितने भी वोल्टेज हम देंगे जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल रेस्पॉन्स। तो ये लोकल रेस्पॉन्स क्यों जनरेट होता है, इसका सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि होता क्या है, जब तक हमने +15 वोल्ट का मिलीवोल्ट का पोटेंशियल नहीं दिया होता है तब तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन नहीं होते। अब जब तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल, इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी पार्ट 1, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ही ओपन होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे सोडियम चैनल तो ओपन है, साथ में पोटेशियम जो है वो कंटिन्यूसली बाहर जा ही रहा है। जैसे ये मान लीजिए सेल है, ये मैं सेल बनाया एक, उसमें जो है सोडियम अंदर आ रहा था लेकिन साथ में क्या हो रहा था, पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा था। अब क्योंकि पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है तो सोडियम धीरे 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 अंदर आएगा। और अगर ये 7 to 15 मिलीवोल्ट ही है,
अगर 7 to 15 क्यों, हम 0 to 15 ले लेते हैं, 0 to 15 मिलीवोल्ट ही है, तो सोडियम जितना अंदर आएगा उससे ज़्यादा पोटेशियम अभी भी बाहर जा रहा है, तो वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देगा। तो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो 15 मिलीवोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, याद रखना वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, उसकी वजह से कंटिन्यूसली सोडियम अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा। इसी के साथ हमारा लोकल रेस्पॉन्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि लोकल रेस्पॉन्स और एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल रेस्पॉन्स जो होता है वो वेरीज विथ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए मैं 5 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दे रहा हूँ तो हल्का सा लोकल रेस्पॉन्स ज़्यादा होगा। फिर अगर मान लीजिए मैंने 10 मिलीवोल्ट का दिया तो 5 से और ज़्यादा होगा। फिर मान लीजिए मैंने 14 मिलीवोल्ट का दिया तो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा लोकल रेस्पॉन्स थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। तो लोकल रेस्पॉन्स जो होता है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। वहीं अगर हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ ऑल और नन फिनोमिना, मतलब अगर प्लस 15 मिलीवोल्ट का दोगे तो वो स्पाइक करेगा और प्लस 35 तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्लस 35 से और ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम ऑल और नन लॉ, या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑल और नन लॉ। फिर दूसरा डिफरेंस है हमारे पास कि अभी तक फायरिंग लेवल अटेन नहीं हुआ है। लोकल रेस्पॉन्स में अभी तक फायरिंग लेवल जो था -55 मिलीवोल्ट वो अटेंड नहीं हुआ है, अभी हम इसके बीच में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। वही एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब -55 मिलीवोल्ट का बैरियर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे फायरिंग लेवल अटेन नहीं हुआ है और यहाँ पे फायरिंग लेवल अटेन हो चुका है। ठीक है। फिर तीसरा डिफरेंस है कि जो लोकल रेस्पॉन्स होता है वो नॉन प्रोपोगेटिंग इन नेचर। नॉन प्रोपोगेटिंग मतलब वो जो है धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश मतलब अगर मैंने मान लीजिए 10 मिलीवोल्ट का दिया है तो वो थोड़ी देर बाद कंटिन्यूसली जो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उसकी वजह से लोकल रेस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। लोकल रेस्पॉन्स थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपोगेटिंग इन नेचर होता है। इसलिए हमने देखा था कि जो नर्व्स है, नर्व्स के अंदर जो कंडक्शन होता है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही होता है। क्यों? क्योंकि वो डिमिनिश नहीं होती। याद रखना, वो डिमिनिश नहीं होती। डिमिनिश मतलब खत्म नहीं होगी। तो एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा बिना किसी बिना किसी कमी के, बिना खत्म हुए वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा। इसी को कहते हैं प्रोपोगेटिंग नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेटिंग नेचर का होता है और लोकल रेस्पॉन्स जो होता है वो नॉन प्रोपोगेटिंग इन नेचर होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, जो लोकल रेस्पॉन्स होता है कैन बी समिटेड। कैन बी समिटेड मतलब उसको हम ऐड कर सकते हैं। वहीं हम देखें एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कैन नॉट बी समिटेड, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है लोकल रेस्पॉन्स और एक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस में। ये आपके पास एक शॉर्ट नोट आ सकता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक लोकल रेस्पॉन्स खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ये आपके आराम से 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको हम देखते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड को आप कुछ ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है हमारे पास जो कि बहुत ही ढीठ है। ढीठ मतलब बहुत ही शैतान है, वो किसी की कोई बात नहीं मानता। मतलब आप इसको कितना भी स्टिमुलस दो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के दौरान क्या होता है, एक पीरियड आता है जिसमें हम नर्व को, ये मान लीजिए मेरे पास है नर्व, उसको मैं कितना भी स्टिमुलस दे दूं, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसमें अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो उस पीरियड को, जिस दौरान इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये आप समझिए, डेफिनेशन ऐसे चलती है इसकी, ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल के दौरान, मतलब वो जो कर्व था, जो हमने एक्शन पोटेंशियल का कर्व देखा था, उस दौरान द एक्साइटेबल टिश्यू शोज, एक्साइटेबल टिश्यूज कौन कौन से बताया था मैंने आपको, नर्व्स और मसल्स। तो जो एक्साइटेबल टिश्यूज होता है वो क्या शो करता है, डिमिनिश्ड रेस्पॉन्स। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही कम रेस्पॉन्सिवनेस टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मैं दूंगा उसको बहुत ही कम रेस्पॉन्सिवनेस दिखाता है, उसी को हम बोलते हैं दिस पीरियड ऑफ डिमिनिश्ड रेस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड उसी पीरियड को कहते हैं जिसमें किसी भी तरीके का जो स्टिमुलस है वो नहीं लग रहा है।
वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसका सिंपल, जो कि एकदम सिंपल है। ये देखिए, पहले मैं हाईलाइट करता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। ये मैंने एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ हाईलाइट कर दिया है। अब क्या होता है, हम दो पीरियड की बात करेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इस दौरान आप कितना भी स्टिमुलस दे दो, कितना भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज, जितना तेज आपको स्टिमुलस देना है उतना आप दे दो, तो भी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। इसी के साथ हम कंपेयर करें, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, इस पीरियड के दौरान अगर मैं बहुत हाई स्टिमुलस दूंगा, बहुत हाई स्टिमुलस दूंगा, तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टिमुलस दूंगा उसमें एक्शन पोटेंशियल, नॉर्मल स्टिमुलस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम आगे वापस देखेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो याद रखना, जहाँ से डीपोलराइजेशन शुरू होता है वहाँ से लेके हम एक बार पीक तक जाएंगे, और फिर ये पॉइंट याद रखने का है, जो नीचे की तरफ हम आ रहे हैं उसको हमने बोला था रीपोलराइजेशन। तो इस रीपोलराइजेशन के हमने क्या किया, दो पार्ट किए। एक तो है इनिशियल 1/3 और फिर है लेटर 2/3 पार्ट। तो -70 से लेके वो 0 तक गया, 0 से +35, और फिर क्या हुआ, 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन, 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन। ये जो पीरियड होता है यहाँ तक, ये क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब इस दौरान अगर मैं नर्व को किसी भी तरीके का स्टिमुलस दूंगा, कितना भी तेज, तो इसमें किसी तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसके रीज़न हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर क्या होता है, जो लेटर 2/3 पार्ट है वहाँ से लगा करके जो शुरू अगला जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वहाँ तक जो हमारे पास पीरियड है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं बहुत तेज स्टिमुलस, नॉर्मल स्टिमुलस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बहुत तेज स्टिमुलस दूंगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो मैंने आपको बताया, अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एक्साइटेबल टिश्यू, याद रखना एक्साइटेबल टिश्यू टर्म आता ही है, कैन नॉट बी एक्साइटेड हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस में बी गिवन। कितना भी तेज स्टिमुलस दे दूँ वो जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसी के साथ हम देखें इसके रीज़न क्या होता है, व्हाट आर द रीज़न वाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड टेक प्लेस। तो एक रीज़न है इसका, जो सोडियम चैनल्स है आर ऑलरेडी फुल्ली ओपन। तो होता क्या है, जो इस दौरान, मतलब हमने जो डीपोलराइजेशन के दौरान हमने देखा था कि सोडियम चैनल्स ओपन होता है, तो इस टाइम क्या होता है, सारे सोडियम चैनल ओपन हो चुके हैं। अब सोडियम पहले से ही अंदर आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टिमुलस देंगे तो और सोडियम चैनल्स बचे ही नहीं है तो ओपन होंगे ही नहीं, तो जितना सोडियम अंदर आ रहा था वो उतना ही अंदर आता है। इसलिए आप कितना भी स्टिमुलस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं हम देखें शुरुआत के 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इन 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड। अब सोडियम चैनल बंद ही हो गए तो आप भले स्टिमुलस दोगे तो भी वो नहीं खुलेंगे। इसलिए क्या होता है, सोडियम चैनल अगर नहीं खुलेंगे तो वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की डेफिनेशन ऐसे चलती है, एक्साइटेबल टिश्यू कैन बी एक्साइटेड, याद रखना कैन बी एक्साइटेड इफ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस इज गिवन। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दूंगा तब जाके जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो पाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के क्या कारण होते हैं, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सोडियम चैनल्स हैव रिकवर्ड सम आर स्टिल इनएक्टिवेटेड। अब मैं बात करूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कैसा होता है, तो ये जो था ये तो डीपोलराइजेशन था, ये रीपोलराइजेशन का फेज था। तो यहाँ के 2/3, यहाँ के 2/3 वाला पार्ट डीपोलराइजेशन, सॉरी रीपोलराइजेशन का 2/3, और फिर ये वापस ऊपर आया यहाँ तक। तो ये जो पार्ट होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी
पीरियड। तो इस टाइम क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स होते हैं माना वो ओपन हो रहे हैं वापस, लेकिन उतने ओपन नहीं हो पाते। उसकी वजह से क्या होता है, अभी भी रिलेटिवली वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही है। ठीक है, उसी के साथ दूसरा कारण क्या होता है, पोटेशियम इफ्लेक्स इज कंटिन्यूड। आपको पता होगा रिपोलराइजेशन के दौरान पोटेशियम जो है वो कंटिन्यूसली आउटफ्लो होता रहता है, पोटेशियम का कंटिन्यूस आउटफ्लो होता रहता है। तो ये हम देखेंगे कि जो आउटफ्लो होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दे दूंगा तो क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और अगर सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो सोडियम अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा। इसलिए हमने इसको क्या टर्म दिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पे मुझे लगता है रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो अब बस हम फाइनली ये देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। तो एकदम सिंपल है, पहले आपको एक्शन पोटेंशियल कर्व बनाना है, फिर इस एक्शन पोटेंशियल कर्व को जो रीपोलराइजेशन वाला फेज है, कौन सा फेज, रीपोलराइजेशन वाला फेज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो इनिशियल 1/3 और एक लेटर 2/3। इनिशियल 1/3 और लेटर 2/3। तो जो इनिशियल 1/3 तक वाला पार्ट है, मतलब यहाँ ये देखिए मैं आपको रेड से बना के बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और वहीं जो 2/3 जो रीपोलराइजेशन, ये याद रखिए रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का जो लेटर 2/3 है, लेटर 2/3 से लगा करके इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल तक, इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल तक, ये मैं आपको दूसरे कलर से बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यही आपको याद रखना है। ये ग्राफ आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आपको ये टर्म्स वाइवा में जरूर पूछी जाती है, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि द स्टिमुलस कैन ओनली जनरेट इफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टिमुलेट सिर्फ एक्शन पोटेंशियल सिर्फ तभी ही जनरेट हो सकता है जब हमारे पास दो नेसेसिटी होती है। दो नेसेसिटी क्या है, एक तो मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अभी तक हम तो सिर्फ इंटेंसिटी की ही बात कर रहे थे कि हमारे पास -70 मिलीवोल्ट पे वो है, अगर मैं 15 मिलीवोल्ट का इंटेंसिटी उसको दे दूंगा तो वो -55 तक पहुंच के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगी। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए ये मैं बहुत धीरे धीरे दे रहा हूँ, ये जो 15 मिलीवोल्ट है ये मैं बहुत धीरे धीरे दे रहा हूँ, तो मैंने पोटेंशियल तो बरोबर दिया है, मतलब इंटेंसिटी अच्छी है मेरी, लेकिन एक बरोबर ड्यूरेशन के लिए नहीं दिया। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली जो पोटेशियम बाहर निकल रहे हैं वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देंगे। तो होगा क्या, भले मैंने 15 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दे दिया है उसके बावजूद भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हमारे पास दो नेसेसिटी है, एक तो है मिनिमम इंटेंसिटी और एक होती है प्रॉपर ड्यूरेशन। एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए, अगर उसके अंदर अंदर आपने ये इंटेंसिटी दी है तभी ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये मिलके क्या बनाती है, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशहोल्ड मतलब मिनिमम इंटेंसिटी के साथ मिनिमम ड्यूरेशन में अगर आप स्टिमुलस दोगे तो वो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, और वो जो मिनिमम क्वांटिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको आनी चाहिए। क्या होता है, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को समझना काफ़ी आसान है। इसका सिंपल सा ये मतलब है, अगर मैंने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दे दी, स्ट्रेंथ का आप इधर सिंपल सा मतलब ले लिए पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो अगर वो ड्यूरेशन कम भी होगा, ड्यूरेशन कम भी होगा तो भी मेरे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं हम देखें कि जो स्ट्रेंथ है मेरे पास अगर वो कम है तो ड्यूरेशन क्या होगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा मेरे को। ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तभी ही एक्शन पोटेंशियल ढंग से जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो इन्वर्स रिलेशन ये आप देखेंगे, जो स्ट्रेंथ ज़्यादा तो ड्यूरेशन कम और स्ट्रेंथ कम तो ड्यूरेशन ज़्यादा, इसी को हम, ये जो इन्वर्स रिलेशन है, याद रखना इन्वर्स रिलेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ये आप देखेंगे जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो कैसे चलता है, उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है
वो हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व का ग्राफ। इसमें आप देखेंगे स्ट्रेंथ जो है वो वाई एक्सिस पे है और ड्यूरेशन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। तो ये आप देखिए, जब ड्यूरेशन, ये देखिए ये क्या है, ड्यूरेशन, जब ड्यूरेशन कम थी उस वक्त स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त क्या था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। वहीं हम देखें जब ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी तब जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। इसी में हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं, वो है क्रोनेक्सी, यूटिलाइजेशन टाइम और रियोबेस। अब हम एक एक करके इन तीनों टर्म्स को देखेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हमने पढ़ा उसको हम थ्योरी में देख लेते हैं। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेंथ, याद रखना, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट बिलो विच नो एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। इस ग्राफ में अगर हम समझे तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ तो है ही, ये देखिए वाई एक्सिस पे एक मिनिमम स्ट्रेंथ तो चाहिए ही, जो कि मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 15 मिलीवोल्ट। जो 15 मिलीवोल्ट की मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो तो चाहिए, होती ही है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस देयर इज अ मिनिमम ड्यूरेशन। कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, अगर मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रखूं एक मिनिमम ड्यूरेशन तो मेरे को चाहिए होगी ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, हाउ एवर द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज देयर इज अ मिनिमम ड्यूरेशन विच मस्ट इलैप्स बिफोर एन एक्साइटेबल टिश्यू कैन बी एक्साइटेड। एक्साइटेबल टिश्यू को एक्साइट करने के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस है उसको भी एक मिनिमम ड्यूरेशन तो चाहिए ही, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि अगर लो इंटेंसिटी है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और अगर हाई इंटेंसिटी है तो कम ड्यूरेशन में भी काम हो जाएगा। ये जो है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। ये जो होता है वो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को पूरा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके तीनों टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास रियो बेस। तो ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। होता क्या है ये, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग एन एक्साइटेबल टिश्यू। जो मिनिमम स्ट्रेंथ, याद रखिए, मिनिमम स्ट्रेंथ जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं रियो बेस। याद रखना, इधर कोई भी टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कौन सा है, वाई एक्सिस में, तो मिनिमम स्ट्रेंथ याद रखना। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ कि ये देखिए ये मिनिमम स्ट्रेंथ है तो मेरे पास ये जो है ये क्या हो जाएगा, रियो बेस। रियो बेस, ये जो वाई एक्सिस वाली जो टर्म चीज़ है ये क्या बन जाएगी मेरी, रियो बेस। ये क्या है, अगर आप देखें मिनिमम स्ट्रेंथ है कि इतनी स्ट्रेंथ तो चाहिए ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, वो क्या है मेरे पास, रियो बेस। तो ये आप याद भी ऐसे रख सकते हैं कि नीचे की तरफ होती है वो क्या होगी, रियो बेस। स्ट्रेंथ वाले में मतलब वाई एक्सिस में जो नीचे की तरफ, अगर आपको याद नहीं हो कभी, बेस मतलब होता है नीचे, तो नीचे की तरफ जो बन रहा है वो क्या होगा मेरे पास, रियो बेस, ठीक है, रियो बेस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग एक्साइटेबल टिश्यू। एक्साइटेबल टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, रियो बेस। तो ये टर्म आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। ये भी बहुत सिंपल है कि जो रियो बेस क्या था, जो मिनिमम पोटेंशियल था, मिनिमम स्ट्रेंथ थी उसको जनरेट करने के लिए जो टाइम होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ के दौरान जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आके आपका ये मान लीजिए ये रहा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो ये है। तो ये वाई एक्सिस पे जो था वो क्या था मेरे पास, रियो बेस। वाई एक्सिस पे क्या था मेरे पास, रियो बेस। उसी के साथ में अगर देखूंगा जो मेरे को टाइम लगा, ये देखिए ये टाइम लगा मेरे को, आप एक्स एक्सिस में चलिए तो इतना टाइम मेरे को लगा है, कितना टाइम लगा, इतना टाइम मेरे को लगा है। ये जो टाइम है जो मिनिमम मतलब स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। तो टाइम नीडेड बाय अ करंट ऑफ रियोबेसिक स्ट्रेंथ, रियोबेसिक मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, टू स्टिमुलेट एक्साइटेबल टिश्यू। स्टिमुलेट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है। तो एक तो हमने टर्म देखी रियोबेस जो कि क्या थी, सिर्फ स्ट्रेंथ,
जो कि क्या थी, सिर्फ स्ट्रेंथ। और एक हमने टर्म देखी यूटिलाइजेशन टाइम, यूटिलाइजेशन टाइम वो क्या है, सिर्फ ड्यूरेशन। वो क्या बात करती है, सिर्फ ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको एकदम क्लियर हो गई हो। अब हम देखते हैं क्रोनेक्सी। तो ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है पर ये बहुत ही आसान है। देखिए हमने क्या बात करी थी, रियो बेस। जो हमारी तीनों टर्म्स है वो कहीं ना कहीं रियो बेस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये क्या है, रियो बेस। रियो बेस क्या था, मिनिमम स्ट्रेंथ टू एक्साइट एन एक्साइटेबल टिश्यू। ये था मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट डबल कर दूँ, इसको मैंने क्या किया, जस्ट डबल कर दिया, तो इस टाइम क्या, इसको मैंने जस्ट डबल कर दिया तो उतना टाइम जितना इस डबल डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ, रियो बेस को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। उस वक्त जो मेरे पास स्ट्रेंथ है, मान लीजिए वो स्ट्रेंथ है ये, मैं वाई एक्सिस में बात कर रहा हूँ, वो स्ट्रेंथ है ये। उस टाइम जो मेरे पास टाइम लगा है, ड्यूरेशन उतना लगा है, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, क्रोनेक्सी। याद रखना उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, क्रोनेक्सी। तो पहले तो आपको याद रखना है क्रोनेक्सी क्या है, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कौन सी, 2 टाइम्स द रियो बेसिक स्ट्रेंथ, 2 टाइम द रियो बेसिक स्ट्रेंथ। ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी, 2 टाइम्स द रियो बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप डेफिनेशन देखिए, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ करंट ऑफ ट्वाइस रियो बेसिक स्ट्रेंथ, ट्वाइस रियो बेसिक स्ट्रेंथ टू स्टिमुलेट एन एक्साइटेबल टिश्यू। एक्साइटेबल टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए ट्वाइस द रियो बेसिक स्ट्रेंथ जो हमको टाइम लगता है, याद रखना टाइम लगता है। तो ये कौन सी एक्सिस में आ जाएगा, वापस हमारे पास एक्स एक्सिस में आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनेक्सी। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनेक्सी। तो मेरे हिसाब से तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी, तो भी हम इन तीनों को एक बार सेपरेटली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी भी टिश्यू को एक्साइट करने के लिए, उस मिनिमम स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, रियो बेस। उसको हम क्या बोलते हैं, रियो बेस। मैं शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एब्रीविएशन लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रियो बेस, ठीक है। फिर हमने देखा था जो रियो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके लिए जो ड्यूरेशन चाहिए होती है, मतलब ये वाले टर्म, ये वाली जो एक्स एक्सिस में हमने देखा था उसको हमने बोला था यूटिलाइजेशन टाइम। उसको हमने क्या बोला था, यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, रियो बेसिक की डबल स्ट्रेंथ, मतलब ये क्या था हमारे पास, रियो बेसिक स्ट्रेंथ, इसी को मैंने क्या किया, डबल कर दिया, इसी को मैंने डबल किया। उस टाइम जो ड्यूरेशन लग रही है, उस टाइम जो स्ट्रेंथ उस टाइम हमको लग रही है, उसी को हमने क्या बोला है, ये वापस एक्स एक्सिस में आ जाएगा क्योंकि वो ड्यूरेशन है। उसी को हमने क्या बोला है, क्रोनेक्सी। उसी को हमने क्या बोला है, क्रोनेक्सी। तो ये तीनों टर्म्स बहुत ही आसान थी, ये आपको डायरेक्टली वाइवा में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में भी इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। तो हमने ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं जो कि है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या होता है, व्हेन द स्टिमुलस गिवन टू एन एक्साइटेबल टिश्यू वेरी स्लोली। मान लीजिए ये क्या है, एक नर्व है जो कि एक एक्साइटेबल टिश्यू है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, स्टिमुलस दिया, लेकिन बहुत ही धीरे दिया है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं बहुत ही धीरे दूंगा तो जो पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा था, तो भले सोडियम धीरे धीरे अंदर भी आ रहा है लेकिन कंटिन्यूसली जो पोटेशियम बाहर जा रहा था, उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो खुद को अडेप्ट कर लेती है। वो क्या करती है, खुद को एडेप्ट कर लेती है। एडेप्ट कर लेगी मतलब अब भले आप थोड़ा सा सोडियम बढ़ा भी रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो पोटेशियम बाहर जा रहा है उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट
नहीं होगा। मतलब आप बहुत लंबे टाइम तक आपने स्टिमुलस दिया, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाया। ये हमने स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में भी देखा था कि भले आप कितना भी ड्यूरेशन दे दो, एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है, या फिर आप कितना तेज स्ट्रेंथ दे दो, एक मिनिमम ड्यूरेशन चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। एकोमोडेशन मतलब वो जो है एडेप्ट कर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन जो है एडेप्ट कर लेगी खुद को टू द स्टिमुलस, इसलिए क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो जैसे कि आप मान लीजिए सीट पे अभी जस्ट बैठे हैं, तो जैसे ही आप बैठे हैं उस वक्त आपको कुछ फील होता होगा, लेकिन आप थोड़ी देर अगर सीट पे बैठे हैं तो फिर वो जो फीलिंग है वो बंद हो जाती है, वो फिर वो फील नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि आप बहुत देर तक कोई भी स्टिमुलस को अगर आप देंगे तो जो एक्साइटेबल टिश्यू है वो अकोमोडेट कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एकोमोडेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं ऑल और नन लो। ये मैं पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। वंस इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस हैज़ रीच्ड थ्रेशोल्ड लेवल, याद रखना थ्रेशोल्ड लेवल मैंने आपको बताया था -70 के बाद जो -55 है वो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर -55 तक पहुँच गया तो वो +35 तक जाएगा ही, +35 से फिर वो बाद में वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो +35 तक जाता ही है। तो या तो वो मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जनरेट कब होगा? जब मैंने 15 मिली वोल्ट का पोटेंशियल दिया है तो जनरेट होगा, और अगर नहीं दिया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं ऑल और नन लॉ, मतलब या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो जो एक बार हम वापस देख लेते हैं। वंस इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस हैज़ रीच थ्रेशोल्ड लेवल, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल विल रिमेन सेम। और एक और चीज़ क्या याद रखनी है, जो एम्पलीट्यूड है एक्शन पोटेंशियल का, जो ये +35 तक जा रहा है, ये हमेशा +35 तक ही जाता है। ऐसा नहीं है आप ज़्यादा पोटेंशियल दे दोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास +35 तक ही जाएगा। तो ऑल और नन लॉ में हमने एक और चीज़ देखी, अगर इंटेंसिटी जो है फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड, जो बिलो थ्रेशोल्ड के पहले अगर है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और वही अबाउ थ्रेशोल्ड है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे छोटे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब हम फटाफट देख लेते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कंसंट्रेशन ऑन एक्शन पोटेंशियल। कि मान लीजिए जो मैं बात कर रहा था कि बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटेशियम होता है, अगर इनका लेवल ज़्यादा कम हो रहा है तो एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या फ़र्क आता है, यह आपके एक्सप्लेन वाई में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देयर इज डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन। तो आप सिंपल सा देखिए, ये मेरे पास सेल है, तो हो क्या रहा था, इतनी देर सोडियम जो है वो अंदर आके क्या कर रहा था, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा था। अब मान लीजिए ये जो सोडियम है यही कम हो चुका है, डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम कंसंट्रेशन। अगर ये कम हो गया है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ढंग से बन नहीं पाएगा, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है जो वो +35 मिलीवोल्ट था, अब क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी चीज़, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नॉट अल्टर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इतना फर्क नहीं पड़ता। वहीं हम देखें एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इफ़ देयर इज इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम। वापस हम देखते हैं, एक सेल बनाया मैंने, अब क्या हो रहा था, अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेशियम था वो कंटिन्यूसली बाहर जा रहा था। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो पोटेशियम है वो इंक्रीज हो गया है। अब क्योंकि पोटेशियम इंक्रीज हो गया है तो होगा क्या, ये जो पोटेशियम है ये ढंग से बाहर नहीं जा पाएगा। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो उसको वापस अंदर की तरफ पुश करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ढंग से नहीं बन पाएगा। तो देयर विल बी डिक्रीज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब वो जो पहले -70 मिलीवोल्ट था अब वो इतना नहीं रह के वो थोड़ा लेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम बढ़ेगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मेन इफेक्ट आता है। अब एक हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या होगा अगर डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन। अभी तक हम सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे थे, लेकिन होता क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास सोडियम चैनल है, ठीक है, और ये है मेरे पास सेल। तो हो क्या रहा था,
जो सोडियम कंटिन्यूसली अंदर आ रहा था वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम आयन होता है वो क्या करता है, बाहर की तरफ जो आयन चैनल है उसके बाहर की तरफ जुड़ता है, और जो पोटेंशियल है, जो मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको डिटरमाइन करता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटरमाइन करना मतलब आप ऐसे समझिए कि जो कैल्शियम है वो एक थ्रेशोल्ड सेट करता है। मतलब जो हमने देखा था -70 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट, तो ये जो थ्रेशोल्ड था इसको सेट करने का, जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको डिटरमाइन करने का काम किसका था, कैल्शियम का। वहीं अगर हम देखें कि देयर इज डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, अगर कैल्शियम बाहर की तरफ कम है तो वो क्या करेगा, इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाएगा। जो थ्रेशोल्ड था, जो -55 था, वो कम हो जाएगा, मतलब वो -60 तक पहुंच गया। तो अब आपको -70 से सिर्फ -60 तक, मतलब आपकी जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब आप थोड़ा सा भी स्टिमुलस दोगे तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो कैल्शियम है वो सोडियम चैनल के बाहर की तरफ जुड़ता है और उसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको डिटरमाइन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर ये कम हो गया तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो होता क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, या फिर आपके मतलब जो एक्सप्लेन वाई है उसमें पूछा जा सकता है, इफ़ देयर इज हाइपोकैल्सीमिया। याद रखना, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मतलब कम और कैल्सीमिया मतलब इन ब्लड। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास कैल्शियम की कमी हो गई है तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स। याद रखना, देयर विल बी इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब एग्जाम में इस पे सवाल आता ही है ऐसा टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया है। हमने एक्शन पोटेंशियल के 2 पार्ट लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक जो ग्राफ वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और सेकंड पार्ट में हमने देखा बहुत सारे टर्म्स के बारे में हमने देखा, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व देखा हमने, ऑल एंड नन लॉ, अकोमोडेशन, और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट आयंस ऑन एक्शन पोटेंशियल। इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है। और यहाँ पे हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, आपने आखिर तक वीडियो देखा। आपको कोई भी कमी लगी हो, किसी भी तरीके का आपको मतलब कॉम्प्लीमेंट देना हो, किसी भी तरीके का कमेंट करना है तो आप ज़रूर करिए, हम देखेंगे। और किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।